मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आपके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में परफॉर्मेंस हुआ है, आप लोगों के द्वारा जानकारी मुझे मिली, जो परफॉर्मेंस अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा हुआ है। और मेरा पूरा विश्वास है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं एडवांस में आप सबों को इसके लिए हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ। अब हम लोग सेकेंड सेमेस्टर को एक अभियान के रूप में लेना है। उस अभियान से पहले जो हम लोग अभियान के रूप में उसको लेकर उसका हम लोग सामना करते, उस पर हम लोग एक्सरसाइज करते, और अब तक हम लोगों का बहुत क्लास हो गया रहता। लेकिन ये कोरोना महामारी एक विराम उसमें ला दिया है। लेकिन यह राजीव सर का और उनके टीम का मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था देखे कि भाई मेरे स्टूडेंट का यह कोर्स पीछे नहीं रह जाए, क्योंकि एग्ज़ाम तो समय पर होगा और हम लोगों को समय मिल नहीं पाएगा। तो हम लोग कैसे अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दें, क्या करें, बहुत चिंतित राजीव सर थे। और राजीव सर, उनकी टीम आपको ऑनलाइन क्लास देने में सक्षम हो गए हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, मैं उनको बधाई दूंगा। आप सब भी उनको बधाई दें, जो आज हम उनके प्रयास से ही आप लोगों के बीच क्लास कर रहे हैं। अब आइए कि ये सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, क्या जानना है। जैसे आप बहुत भयभीत थे, बहुत परेशान थे फर्स्ट सेमेस्टर में कि क्या होगा, कैसे होगा। आप लोगों की चिंता देख करके हमको बार बार ये कहना पड़ता था कि कोई चिंता मत करिए, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, अच्छा से अच्छा रिजल्ट होगा, आप घबराइए नहीं। और परिणाम आप देखें, अच्छा हुआ। सेकेंड सेमेस्टर में भी सब अच्छा ही होगा। इसमें जो पढ़ना है उसको आप भलीभांति जानते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट टॉपिक हमारा है सेट है। इस सेट के विषय में हमको जानना है। और सेट मॉडर्न मैथमेटिक्स का बेस है, उसका फाउंडेशन है, उसका मॉडर्न मैथमेटिक्स का ये सोल है। सभी सेट पर बेस्ड हैं। तो उस स्थिति में हम लोगों को सेट के विषय में अच्छे ढंग से जान लेना चाहिए कि सेट है क्या। सेट से मिलता जुलता वर्ड देखेंगे जो सेट का ही सिनोनिम्स है, जैसे कलेक्शन, फैमिली, क्लास, ये सभी सेट के ही सिनोनिम्स हैं। अब ये सिनोनिम्स हैं, लेकिन ये किस प्रकार का ये सेट जो हमारा है वो तो कलेक्शन है, फैमिली भी है। फैमिली में कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ आदमी होते हैं, कुछ परिवार के सदस्य होते हैं। क्लास में भी स्टूडेंट्स होते हैं। कलेक्शन में बहुत सारे चीज़ों का कलेक्शन हो सकता है। किस प्रकार का कलेक्शन होगा, कैसा होगा, क्या होगा, आखिर उसका अलग से नाम सेट क्यों दिया गया है, हम लोग को ये पहले जानना जरूरी है कि सेट आखिर इसको हम कलेक्शन नहीं कर करके, हम इसको फैमिली नहीं कर करके, क्लास नहीं कर करके सेट नाम दिए हैं, तो कुछ तो इसके पीछे राज होगा। इस राज के पीछे जाने से पहले हम ये देखें कि सेट को मैथमेटिक्स में लाने का श्रेय किनको है। ये श्रेय
जर्मनी के जर्मन मैथमेटिक्स जॉर्ज कैंटर हैं। जॉर्ज कैंटर, जिनका जीवन काल है 1845 टू 1918। यह जो है सेट के विषय में उन्होंने क्या कहा, सेट को, जॉर्ज कैंटर को फादर ऑफ द सेट माना जाता है, वही इसके जन्मदाता है। तो उन्होंने क्या कहा सेट के संबंध में, हम लोग पहले इसको जान लें। उन्होंने कहा, इन द वर्ड्स ऑफ फादर of the set, George Cantor, by a set we will mean any collection into a whole of definite and distinct objects of our intuition or our thoughts। ये अब जरा सा हम लोग इनके, चूंकि जो फॉरेनर मैथमेटिशियन है और फॉरेनर लैंग्वेज है, उनके 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 लिखने के तरीके अलग हैं, समझने के तरीके अलग हैं। हमको उनके तरीके को समझना पड़ेगा कि उन्होंने क्या कह दिया। ये डेफिनिट उन्होंने लगाया, डेफिनिट, डिस्टिंक्ट, ये कलेक्शन इनटू ए होल, ये लगाया कलेक्शन इनटू ए होल, डिस्टिंक्ट, ये सब वर्ड का जो उन्होंने यूज किया है, हम लोगों को उस वर्ड का यूज समझना पड़ेगा। ये वर्ड का मीनिंग क्या है, उसका कहने का मतलब क्या है। उन्होंने ये कलेक्शन इनटू ए होल के विषय में क्या समझा है, उन्होंने डिस्टिंक्ट के विषय में क्या कहा है, डिफिनिट के विषय में क्या कहा है। यह जो उन्होंने कहा है, हम लोग इस पर प्रकाश डालेंगे कि ये कलेक्शन इनटू ए होल का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट से वो क्या मतलब समझते हैं। डिस्टिंक्ट से उनके कहने का मतलब है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल नहीं हो, मतलब एक समान नहीं हो, अलग अलग हो। दूसरा, डिफिनिट से उन्होंने क्या समझा है, डिफिनिट से उनका क्या तात्पर्य है। डिफिनिट से मतलब यह है कि हम निश्चित रूप से यह बता सकें कि कोई ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में है या नहीं है। यह डिफिनिट से मतलब है कि कोई इसको बताने में हम सामर्थ्य हो जाएं, हम बता सकें कि कोई ऑब्जेक्ट, अमुक ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में है या नहीं है। यह है डिफिनिट से मतलब। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कलेक्शन इनटू ए होल कहा। इसका क्या तात्पर्य है। कलेक्शन इनटू ए होल्स का मतलब उनका यह है कि जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हम करेंगे उसका आधार मेरा क्या होगा। वह आधार बनाया उन्होंने कि स्पेसिफिक सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट का होगा, जिसके आधार पर हम
उसमें यह समझेंगे कि वह है या नहीं है। तो ऑब्जेक्ट्स का जो एक सर्टेन प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज ही हमारा आधार होगा ऑब्जेक्ट का। तो वो सर्टेन प्रॉपर्टीज होगा। इस सर्टेन प्रॉपर्टीज जो किसी ऑब्जेक्ट का है, उसी आधार पर हम उसका कलेक्शन करेंगे। इसी को प्रीडिकेट्स कहते हैं। ये है प्रीडिकेट्स। अब आइए कि ये तो उन्होंने कह दिया कि भाई इस आधार पर हम लोग करेंगे, देखेंगे कि सेट में क्या होगा, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कौन सी चीज रहेगा, कौन सा प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, कौन सा नियम वहां लागू होगा। तो कलेक्शन इनटू ए होल उन्होंने कहा। तो हम लोग यह देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टीज किसी ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज के आधार पर हम उसको स्पेसिफाई कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, अलग अलग कर पाएंगे। ये जो प्रॉपर्टीज है, यह देखा गया कि जो उन्होंने प्रीडिकेट्स कहा, ये मतलब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज कहा, तो ऑब्जेक्ट की ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रीडिकेट्स किसी सेट के फॉर्मेशन में उसकी आवश्यकता हो ही। फर्स्ट तो यह आ जाइए कि जो उन्होंने प्रीडिकेट्स कहा, वह प्रीडिकेट्स हुआ कि प्रीडिकेट्स कोई जरूरी नहीं है कि सेट के फॉर्मेशन में प्रीडिकेट्स की जरूरत है ही। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम देखें ही। दूसरा जो डिस्टिंक्ट डिफिनिट उनका है, जो हम यह बता सकें, हम बताने में सामर्थ्य हो कि यह ऑब्जेक्ट उसमें है या नहीं है। ये सारी बातों को आप लीजिए, तो ये बात समझ में नहीं आती है कि उन्होंने क्या कहा, कैसे इसको समझे। जिसके बीच में गया वह सब उसको समझने की कोशिश किया। हम लोग भी समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश में यह देखें कि यह जो आया, जो प्रीडिकेट्स कहा कि प्रॉपर्टीज ही सर्टेन प्रॉपर्टीज के आधार पर, ऑब्जेक्ट की सर्टेन प्रॉपर्टीज के आधार पर हम ही करेंगे, और उसको डिस्टिंक्ट करने में, उसमें ऑब्जेक्ट को पहचानने के योग्य हम हो सकें, यह देखें। तो यह देखा गया कि प्रीडिकेट्स, बिना प्रीडिकेट्स का जो है, ये प्रीडिकेट्स का हम सेट का फॉर्मेशन कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जो है प्रत्येक प्रीडिकेट्स वह सेट को फॉर्म ही कर ले। तो दोनों के दोनों यह जो है, सो जो सेट के जो फादर माने जाते हैं कैंटर, वो जॉर्ज कैंटर का यह जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट हम लोगों के गले नहीं उतरा, तो वो कंट्रावर्सीज में चला गया। तो अब मैथमेटिशियन यह मान लिया कि जो उनका कंसेप्ट था वो फेल कर गया, कंट्रावर्सीज में चला गया। उस कंट्रावर्सीज को से हम लोग कैसे पार उतारें, कैसे अलग हटें, क्योंकि वो तो मॉडर्न मैथमेटिक्स का बेस है। सारा मकान खड़ा हो गया, उस पर बिल्डिंग एक स्टोरीज का नहीं बना, बल्कि ये 5 स्टोरी, 7 स्टोरी, 10 स्टोरी, 20 स्टोरीज का बन गया। अब ये इतना बड़ा बन गया और सेट को खोल रहे तो पता नहीं। तो इसको दूर करने के लिए ये हम लोग यह देखें कि जो डिफिनिट है, ये डिफिनिट वर्ड, डिफिनिट एंड कलेक्शन इनटू ए होल, डिफिनिट एंड कलेक्शन इनटू ए होल, इस दोनों को कंबाइन हम लोगों ने किया। कंबाइन करके इसको हम देखें कि इसके बदले में कौन सा वर्ड का यूज करें जो हमारा फिट कर जाए और हम लोग समझ सकें। तो फिट किया गया कि दोनों के जगह पर ये डिफिनिट एंड कलेक्शन इनटू ए होल,
ये पूरे दोनों के बदले में हम लोग एक वर्ड का यूज किए, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्यूशेबल, और इसको कहिए, और इसी को ही दूसरे मैथमेटिशियन ने और इसको कह दिया वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड इसको यूज करके सेट को सरल भाषा में डिफाइन करने की कोशिश किया है। अब जो सेट जो लाए हैं मैथमेटिक्स में, उनका जो कंसेप्ट था वही कंट्रावर्सीज में चला गया। हम इसको कैसे माने कि जो हम दे रहे हैं वो डिफिनीशन है, जो उन्होंने दिया सो डिफिनीशन है, इसका डिफिनीशन क्या है यही पता नहीं चल रहा। हम मानने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि यदि हमको आगे बढ़ना है, आगे समझना है कुछ, वो वही मेरा बेस है यार, तो हमको मानना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जैसे ज्योमेट्री में हम लोगों ने पॉइंट, लाइन एंड प्लेन, इसको हम लोगों ने माना है। ये ज्योमेट्री में अनडिफाइंड टर्म्स माने जाते हैं, लेकिन जो भी पॉइंट एंड लाइन के विषय में, प्लेन के विषय में जो कहा गया है उसी रूप में हमने एक्सेप्ट किया है। लेकिन वह डिफिनीशन जो दिया गया है वो हमारे कसौटी पर सही नहीं उतर रहा है। ठीक उसी तरह से सेट को भी अनडिफाइंड मानते हुए हम लोग अपने पर्पस में, अपने यूज में, अपने व्यवहार में लाने के लिए सेट को डिफाइन किए हैं, डिफाइन करने की कोशिश किए हैं। जो यह हम कह सकते हैं कि वह सेट, उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या कहा गया इन अदर वर्ड्स, सेट इज ए कलेक्शन of well defined and distinct objects. दूसरा ये कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ distinct and distinguishable objects। ये हम लोग अब अपनी भाषा में इसको एक सरल भाषा में समझने की कोशिश किए हैं और उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़े हैं, सफलता मिली है और आगे बढ़ करके हम लोग इसमें बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो मॉडर्न मैथमेटिक्स का ये सोल ही माना जाता है और मॉडर्न मैथमेटिक्स एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। हम लोग तो उसका एक पार्ट पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये तो रहा सेट के डिफिनीशन के संबंध में। सेट को यह है कि सेट को हम कौन चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे सेट को हम क्या नाम देंगे, कैसे क्या करेंगे। तो उसके लिए जो इंग्लिश का अल्फाबेट्स है, आपको जो कैपिटल लेटर्स है A B C D E, ये सब आ जाइए। ये सब लेटर्स है X Y Z, ये सब जो इंग्लिश के जो कैपिटल अल्फाबेट्स है, इससे हम लोग सेट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स जिसको हम इसको मेंबर भी कहते हैं और एलिमेंट भी कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ये स्मॉल लेटर से
अब ये है कि ऑब्जेक्ट्स को इससे डिनोट हम लोग किए, सेट को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से कर रहे हैं। अब यह है कि ये तो हुआ कि उसको कैसे करेंगे, उसका सिंबल हम लोग ले लिया। रिप्रेजेंट करने का कैसे रहेगा, कैसे क्या करेंगे रिप्रेजेंट करने के, और कैसे तरीका, क्या तरीका है, तो हमारे पास इसके तरीका है, दो तीन तरीके हैं, वो भी हम लोग शॉर्ट में समझ लें। वो है फर्स्ट है टेबुलर फॉर्म और क्लासिक फॉर्म। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सेट के ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज करिए कि सेट ऑफ A B C D E, ये हमको इसका सेट हमको लिखना है। कैसे लिखेंगे हम, तो सेट को लिखेंगे, यह मिडिल ब्रैकेट में सब कॉमा नोटेशन से अलग अलग दर्शाना है और सभी को मिडिल ब्रैकेट्स में बंद कर देना है। ये मिडिल ब्रैकेट में बंद कर दिएंगे, इसको पढ़ेंगे कि ये सेट है जिसके ऑब्जेक्ट्स, जिसके मेंबर A B C D E है। अब दूसरे जैसे ऐसे लिख दें, ये लिख दें हम लोग 0, यहाँ लिख दें 1, यहाँ हम लिख दें ऐसे, यहाँ लिख दें हम, यहाँ ऐसे हम लिख दें। ये देखिए इसमें 0 1, ये सेट है जिसके एलिमेंट्स 0 1 हैं। ये एलिमेंट हम लिख दिए जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, सेट है क्योंकि वह मिडिल ब्रैकेट से इनक्लोज है, लेकिन इनक्लोज के उसमें सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है। ऐसे भी सेट हो सकते हैं, ऐसे सेट हो सकते हैं जैसे लिख दिए 1 2 3 एंड सो ऑन। सो इनफाइनाइट होगा, नेचुरल नंबर का सेट है, कहते हैं नेचुरल नंबर का सेट है, तो सेट को उसके एलिमेंट्स को डायरेक्ट हम लिखते हैं और उसको कॉमा नोटेशन से अलग अलग करके दिखाते हैं। दूसरा हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं लिख करके उस ऑब्जेक्ट का एक सिंबल लिखते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। उसी प्रॉपर्टीज के आधार पर हम समझ जाते हैं कि उसमें कौन से एलिमेंट होंगे। जैसे ये लिख दिए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ये हमने लिख दिया। यहाँ नेचुरल नंबर लिखा हुआ नहीं है, हमने नेचुरल नंबर के बदले में एक हमने सिंबल लिखा है। एक्स हमको रिप्रेजेंट करता है किसी भी नेचुरल नंबर को, तो इसमें जितने नेचुरल नंबर हैं सभी नेचुरल नंबर इसके मेंबर्स हो गए। दूसरा ये कि इसी को हम लिख दें सेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आई इंटीजर सच दैट -1 लेस देन x लेस देन 1। ये हमने लिख दिया। ये x सेट है, x का एक सेट है, x उसका एलिमेंट है, लेकिन x एलिमेंट कौन सा है, क्या है x, उसकी प्रॉपर्टीज हमने लिख दिया कि x एक इंटीजर है। दूसरी बात, इंटीजर को भी हमने सीमा कर दिया, सीमा लगा दिया कि वह -1 और 1 के बीच में है। आप सभी जानते हैं कि -1 और 1 के बीच में कौन सा इंटीजर है। यह जो बताना चाह रहा है वो बताना चाह रहा है कि ये सेट जो है सेट बिल्डर फॉर्म में ये आ जाएगा 0।
एक ही एलिमेंट आया इसके बीच में 0। यदि यहाँ हम लोग का दे तो ये आ जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म से हम टेबुलर फॉर्म में जा सकते हैं और टेबुलर फॉर्म से हम लोग इसमें आ सकते हैं। ये सब सेट को रिप्रेजेंट करने का, सेट को प्रकट करने का ये तरीका है कि किस रूप में हम प्रकट करेंगे। एक और तरीका है इंटरवल्स। इंटरवल्स के रूप में भी सेट को हम कर सकते हैं। इंटरवल्स के रूप में आ जाइए, क्योंकि आप घबराएंगे नहीं, जो भी हम बता रहे हैं वो सब का अलग से नोट्स हम आपको भेज रहे हैं, वो हम आपको भेज देते हैं अभी इस वीडियो के साथ, वो भी भेज देंगे जहां आप सब देख भी लेंगे और कहीं कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। सबका डिफिनीशन लिखा हुआ है और आपको क्या करना है, असाइनमेंट भी उसके साथ है। आप असाइनमेंट बनाएंगे और जो भी आपको परेशानी होगी, जो भी दिक्कत होगा, आप हमारे पास मैसेज भेजेंगे, हम उसका जवाब तैयार रखेंगे। फिर दूसरे वीडियो में आपको वह बताएंगे, दूसरे क्लास में फिर आगे वो देखेंगे। दूसरा अभी हम बताएं आपको कि तीसरा जो इसका है वह है इंटरवल्स। इंटरवल्स फॉर्म, इंटरवल्स फॉर्म सेट का एक इंटरवल्स फॉर्म भी है। जैसे आ जाइए कि ये हम लिख दे, ये है क्लोज इंटरवल, ये है ओपन इंटरवल। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिखते हैं। ये ओपन इंटरवल का सिंबल इतना है और इतना है, ऐसे भी मतलब स्मॉल ब्रैकेट के रूप में ऐसे लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में भी इसको लिखते हैं। दूसरा ये कि यहीं पर है, जैसे ये लिख दें हम, ये लिख दें और यहाँ लिख दें ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्लोज इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। ये क्या है, ये है, इधर से देख लीजिए, लेफ्ट से क्लोज है और इधर से ओपन है, तो ये हो गया क्लोज ओपन इंटरवल। और ये क्या है हो गया, ये है हमारे पास ओपन इंटरवल। इसी में हम और आगे बढ़ जाएं तो ये देख सकते हैं कि ये ऐसे लिख दें, यहाँ ही ओपन कर दे, इधर से क्लोज कर दे, तो ये हो जाएगा हमारा ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो ये इसके तरीके हैं। इसका डिफिनीशन क्या है भाई, कैसे समझेंगे कि भाई ये जो सेट है उसमें नंबर कैसे रहेंगे, क्लोज इंटरवल किस नंबर को बताएगा, कैसे क्या करेगा। तो उसमें आप यह देख लीजिए कि इसको जो लिखा गया है कि जैसे ए बी हम लिख दें, क्लोज इंटरवल सेट ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी, सेट ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी लिख दें। इसका क्या मतलब है सेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी का, ये मतलब है कि एक्स का, ये एक सेट है जिसके एलिमेंट x है और x कहाँ है, तो x बिलोंग्स टू R सच दैट x लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। मतलब a से लेकर के b तक जितने रियल नंबर्स हैं उसका सेट है ये क्लोज इंटरवल ए बी। तो ए हमारा एक रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, उस दोनों के सहित ए बी सहित उसके बीच के जितने रियल नंबर्स हैं सभी इस सेट में बिलोंग करते हैं। इसी ढंग से आइए कि ये हम दिखलाएं कि ये सेट क्लोज्ड ओपन इंटरवल ए बी। अब इसमें देखिए ये ओपन हो गया, एक क्लोज है दूसरा ओपन है, तो इसमें इक्वल साइन नहीं रहेगा, जहां ओपन होगा इक्वल साइन नहीं होगा। जैसे x बिलोंग्स टू R सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b, जहां ओपन आ गया तो लेस देन आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, मतलब b उसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो b नहीं होगा, b इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे हम लोग इस इंटरवल्स को इस ढंग से आप
सबको लिख सकते हैं, सबको लिख के हम दिया हुआ है, अभी हम आपको भेज रहे हैं, वो सब है इसमें, आपको ये सिर्फ समझाना था, ये आप समझें। अब हम लोग यह देखें कि सेट में ये सब जितनी बात आपको बता रहे हैं, ये तो आपको प्राइमरी स्टेज का है, जो ऑलरेडी 11th का कोर्स है, वहाँ आप लोग पढ़े हैं, फिर भी हम लोगों के कोर्स में यहाँ दे दिया है, तो बताना है, समझाना है। आप लोग अभी बताने से जो आपकी जानकारी है वो जानकारी आपका अपडेट हो जाएगा। ये अपडेट करने के लिए हमने आपको बताया। दूसरा देखिए कि सेट जो है, सेट आइए कि सेट हमारा, सेट के टाइप्स कितने हो सकते हैं। ये आइए, फाइनाइट सेट हो सकता है हमारा, फाइनाइट सेट हो सकता है, इनफाइनाइट सेट हो सकता है। अब ये फाइनाइट सेट का क्या मतलब हुआ, इनफाइनाइट सेट का क्या मतलब हुआ भाई? तो ये तो वर्ड से ही आपको लगता होगा फाइनाइट, इनफाइनाइट। यदि फाइनाइट का मतलब है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं, यदि काउंटिंग का, उसके एलिमेंट्स के काउंटिंग का एंड हो जाए तो फाइनाइट सेट होगा। और यदि किसी सेट के एलिमेंट्स के काउंटिंग का एंड नहीं हो जाए, अनगिनत उसको कहते हैं, अनगिनत हम लोग, वह हो जाए तो वही फाइनाइट सेट हो गया। दूसरा यह है कि बात मान लीजिए कि ये हम लिख दिए कि इसमें एक भी सेट नहीं है, जैसे ये लिख दिया हमने, ये खाली है, एक भी सेट नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी, नल और वाइड, सब इसी का नाम है। इसका सिंबल है फाई, ऐसे हम लोग फाई लिख देते हैं, इसको पढ़ते हैं फाई। फाई एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, अब एक भी ऑब्जेक्ट उसमें नहीं है, एक भी एलिमेंट उसमें नहीं है। अब हम लोग यह समझे कि यूनिवर्सल सेट क्या है, हम लोग को यूनिवर्सल सेट समझना है। यूनिवर्सल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के आधार पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट करेंगे डिफाइन। तो यूनिवर्सल सेट को समझे कि यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट, और इसको हम शॉर्ट में यूनिवर्स नहीं कहते, यूनिवर्स। ये यूनिवर्सल सेट या यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट क्या है हमको ये समझना। जब हम लोग अपनी दुनिया फिक्स कर लेंगे तो उस दुनिया के अंदर ही बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस क्लास को, यदि हम लोग क्लास को ही यूनिवर्स मान लें, तो इस क्लास में जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, उसी के सेट पर हम लोग बात करेंगे। तो यह यूनिवर्स फिक्स करने की बात है, एक फिक्स्ड सेट है, हम लोग अपने से फिक्स कर ले सकते हैं, लेकिन कोई भी सेट जो डिस्कशन से हमारे सेट होंगे वह उसका सबसेट ही होगा। तो यूनिवर्स का है कि ये ए फिक्स्ड सेट, ए फिक्स्ड सेट is called a universal set if all the sets of our discussions are the subset of the fixed set. ये फिक्स्ड सेट, इसको डिनोट हम लोग करते हैं, ये डिनोट करते हैं ऐसे, यू के जैसा लिखते हैं और थोड़ा सा इसमें एक ऐसे कर लगा देते हैं, और कैपिटल सिग्मा ऐसे है, ऐसे डिनोट कर सकते हैं, और हम लोग एस से डिनोट कर सकते हैं, इसी ये सब है जिससे हम लोग डिनोट कर सकते हैं। मतलब किसी सेट को हम लोग, किसी को भी हम लोग यूनिवर्स मान लेंगे, लेकिन
जो सेट पर बात करेंगे तो उसका सबसेट ही हमारा उसका यूनिवर्स होगा, वही यूनिवर्स होगा, उससे अंदर उससे बाहर हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। तो सेट है कि अपने एरिया को, अपने रीजन को फिक्स करना है और अपने डिस्कशन को फिक्स करना है कि हम लोग किस पर डिस्कस करेंगे, फिर उससे बाहर नहीं जा सकते। ये है यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्स। दूसरी बात हम लोग आगे कि आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ें और इसमें यह देखें जो सबसेट क्या है। सबसेट प्रॉपर सबसेट सुपरसेट, ये हम लोग समझेंगे। सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, सुपरसेट क्या है। सपोज करिए कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, then if every element of A is also an element of B, then we say that A is a subset of B, and we write it as A is subset of B. But some writer is written as A सबसेट B, ऐसे लिखते हैं। ये हम लोग एक सिंबल दिया सबसेट का, ये सिंबल है, ये सिंबल है और ये सिंबल है। कुछ मैथमेटिशियन हमारे इस सिंबल में, इस सिंबल में अंतर ही नहीं समझते हैं, लेकिन यूज करते हैं दोनों सिंबल का। ये आपको समझ में आ जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा कि दोनों में से किसका यूज करना चाहिए। यूज दोनों का मतलब सेम है या थोड़ा डिफरेंस भी है, ये भी समझने की जरूरत है। यहां है कि ए को हमने बी का सबसेट कह दिया यदि ए सबसेट बी है। सम राइटर यहां लिख दीजिए, सम राइटर इसको लिखते हैं ऐसे, मैं लिखूंगा ऐसे, और इसका भी मीनिंग आप समझ जाएंगे कि क्या है। अब यह देख लीजिए कि ए सबसेट बी है, बट now if A subset B but B is not subset of A सबसेट B का है लेकिन B सबसेट A का नहीं है, तब हम कहेंगे then A is proper subset of B. A is a proper सबसेट ऑफ B। तो प्रॉपर सबसेट हम तब कहते हैं जब A का सभी एलिमेंट B का एलिमेंट हो जाए लेकिन B का सभी एलिमेंट A का नहीं हो, तब हम लिखते हैं कि A प्रॉपर सबसेट B है। ए प्रॉपर सबसेट B है तो A सबसेट भी B है, लेकिन A सबसेट B है तो B सबसेट A है, ये तो नहीं कर सकते हैं हम। A सबसेट B है तो A सबसेट A प्रॉपर सबसेट ऑफ B है, ये तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि B का सब एलिमेंट A में है कि नहीं है। हो सकता है कि B में A से एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो, एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा हो गया तो उसे सुपर हो गया,
तो बी को उस स्थिति में बी को सुपर सेट कहते हैं कि बी इज सुपर सेट ऑफ ए, और इसको हम लिखते हैं बी इज सुपर सेट, बी इज ए सुपर सेट ऑफ बी। ए बी को, यह बी जो है बस ए का सुपर सेट है, मतलब ए का तो सब एलिमेंट उसमें है ही, उससे एक भी कम से कम ज्यादा जरूर उसमें है, इसलिए सुपर है। तो जब सुपर है तो उस स्थिति में सम राइटर यहां भी आ जाइए कि सम राइटर इसको भी लिखने में आप उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। उस सम राइटर ऐसे लिख देते हैं कि बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं। तो ए प्रॉपर सबसेट बी है, तो ए का सभी एलिमेंट बी में है, लेकिन बी का सब एलिमेंट ए में नहीं है, तो बी को हमने सुपर सेट कर दिया। तो इसको उलट के होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए कि इसका उल्टा होना चाहिए, आप ही लोग डिसाइड करिए, देख लीजिए। और आगे बढ़ने पर वो कंफ्यूज करता है, इसलिए हम लोग यही करेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट को ऐसे लेंगे और सुपर सेट को ऐसे लेंगे, वो हम उसके अंदर अलग से इक्वल का साइन नहीं देंगे, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि राइटर सभी समझते हैं और जो उनको कन्वीनियंट लगता है वो लिखते हैं, वो समझते हैं, जो उनकी समझ है। एक ऐसा सब्जेक्ट है यह कि जिसके पास जाता है वहां अपने ढंग से सोचने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, वह सोचता है और वह अपनी बात को अपनी रखता है। दूसरे यदि उसको दुष्काट नहीं किए, काटे नहीं, तो उनका भी मान्य होगा, वह सही है वह। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल से बताएंगे, इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि ए सबसेट बी और प्रॉपर सबसेट ऑफ बी में क्या अंतर है, इसको आप समझिए। एक एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं। लेट A equal to 0, 1, 2 and B equal to 0, 1, 3 and C equal to 1, 0, 2। ये हमने लिख दिया। अब आप यहां पर देख करके बताइए कि A का सभी एलिमेंट इसमें है, और डी भी लिख लें एक ऐसा 0, 2, 1 ऐसे। अब यहां पर देखिए कि ए का एलिमेंट देखिए, ए का एलिमेंट सभी एलिमेंट बी में नहीं है, इसलिए ए सबसेट बी नहीं है। यहां पर आ जाइए कि ए सबसेट बी नहीं है। ए का सब एलिमेंट आपको इसमें भी नहीं है, बी में नहीं है, सी में भी, ए में, सी में देखिए कि सी में है कि नहीं है। सी में ए के सभी एलिमेंट सी में है, इसलिए लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ सी। अब डी में है कि नहीं है, सो देख लीजिए ए का सभी एलिमेंट डी में भी है। वह इधर से उधर लिख देने में, उसको एब्जॉर्ब कर देने से एलिमेंट चेंज नहीं हो जाता है, इसलिए ये तो हम कहेंगे कि इसका जो भी एलिमेंट है वो इसका भी वही एलिमेंट है। तो ये हम कह दें कि ए सबसेट डी है। अब यहां पर आप यह देख लीजिए कि ए सबसेट डी है, तो डी सबसेट ए भी है। ए सबसेट ये आ गया, ए सबसेट डी है एंड डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए है। तो इसमें हम डी को ये प्रॉपर सबसेट नहीं ना कहेंगे, ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ए और बी आर नॉट प्रॉपर सेट्स। ये प्रॉपर सेट, ये भी हम डी का नहीं कर सकते हैं प्रॉपर सेट्स,
यहाँ पर ये डी को भी नहीं कहेंगे या डी को भी नहीं कहेंगे कि वह दूसरे का प्रॉपर सेट है। ए और डी आर नॉट प्रॉपर सेट ऑफ द अदर सेट, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर आ जाइए ए और सी के विषय में देखिए, तो ए सबसेट सी है एंड सी सबसेट ए नहीं है। सी सबसेट ए नहीं है, सी का सभी एलिमेंट ए में नहीं है, इसीलिए सी ए का सबसेट नहीं है। इस केस में यह ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी है। ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सी है, ए के सभी एलिमेंट सी में है और सी के सभी एलिमेंट ए में नहीं है, इसलिए ए तो सी का सबसेट है लेकिन सी ए का सबसेट नहीं है। ये तो क्लियर है। ये क्लियर होगा जब एक दूसरे का सबसेट होगा लेकिन दूसरा पहले का सबसेट नहीं होगा तो प्रॉपर सबसेट होगा। लेकिन पहला ए का सभी एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग कर रहा है, जब ही बिलोंग कर रहा है तो सबसेट हो गया होगा। तो सबसेट के लिए ये जरूरी नहीं है कि दूसरे सेट का भी सब एलिमेंट उसमें हो या नहीं हो, लेकिन प्रॉपर सबसेट के लिए जरूरी है कि पहला सेट का सभी एलिमेंट दूसरे में हो जाए लेकिन दूसरा का सब एलिमेंट पहला में नहीं आए, तभी प्रॉपर सबसेट होगा। यह क्लियर होगा। अब हमको लगता है कि यह बिल्कुल क्लियर होगा, इसके समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर इतना समझ गए तो सेट ऑपरेशन, सेट अलजेब्रा ऑफ सेट्स हम लोग को समझना पड़ेगा। अलजेब्रा ऑफ सेट्स जानना है। इसमें है यूनियन। आ जाइए कि यहाँ पर जैसे वहाँ पर पढ़े हैं आप, जोड़ घटाव पढ़े हैं, गुना भाग पढ़े हैं। यहाँ जोड़ घटाव गुना भाग नहीं है, यहाँ अपना सिंबल लेकर के अलजेब्रा भी इसका अपना है, अलजेब्रा ऑफ सेट्स इसका अपना है और वो अपना चलेगा। यहाँ है इंटरसेक्शन, इसलिए आपका वह जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो नहीं लेने जा रहा है। इसका सेट ऑपरेशंस अलग है, ये सेट ऑपरेशंस है, सेट ऑपरेशंस, सेट ऑपरेशंस है। ये यूनियन हो गया, ये है इंटरसेक्शन, ये है डिफरेंस। यही तीन हमारे पास सेट ऑपरेशंस है। जैसे वहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़े आप, वैसे ही यहाँ पर सेट ऑपरेशंस है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। अब इसे थोड़ा सा इसको हम खाली समझा करके उसके बाद हम आपको क्लास ओवर करेंगे, लेकिन ये इसको समझ लीजिएगा तो थोड़ा जो हम असाइनमेंट देंगे वो आपको बनेगा। अब इसमें यह आ जाइए कि यह इंटरसेक्शन हम कहे ऐसे लगा दिए। सपोज करिए दो सेट है, एग्जाम्पल हम लोग लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन ए यूनियन बी भी हमारा एक सेट होगा। ये किस प्रकार का सेट होगा, यहाँ आइए हम लिखें सेट बिल्डर फॉर्म में कि ए यूनियन बी भी हमारा सेट, ए एंड बी यदि सेट है तब ए यूनियन बी भी एक सेट होगा। और यदि सेट होगा तो उसके एलिमेंट कौन से होंगे, ये हम यहाँ डिफाइन करके लिख दे रहे हैं कि सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब ए यूनियन बी मेरा ऐसा सेट होगा जिसका एलिमेंट ए का होगा या बी का होगा। ए का होगा या बी का मतलब, इसका मतलब होगा ए का भी एलिमेंट हो जाएगा, बी का भी एलिमेंट हो जाएगा। और लिखा हुआ है, और का मतलब इसका या लिख रहा है, इसका हो या उसका हो, तो यूनियन में सभी एलिमेंट हो जाएंगे, चाहे वो ए में बिलोंग करें बी में बिलोंग करेंगे, लेकिन डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा। ये हमको समझना पड़ेगा, तभी सेट होगा। कि मान लीजिए कुछ एलिमेंट कॉमन हो गया तो कॉमन को डबल हमने लिख सकते हैं। दूसरा ये कि ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, इसको कैसे लिखेंगे भाई, तो एक्स सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसमें एंड लगा दिए, यहाँ और लगा दिए थे, यहाँ एंड लगा दिए। यहाँ एंड का मतलब हो गया कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट होगा जो ए और बी दोनों का एलिमेंट होगा, वही ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट होगा। अब यहीं पर आ जाइए कि हम लिखे ए डिफरेंस बी।
जब ए डिफरेंस बी लिखेंगे तो ये कौन सा सेट होगा, यह भी एक सेट है, डिफरेंस भी लगा दिया तो ए का एलिमेंट होगा, ए के वैसे एलिमेंट कट जाएंगे जो बी में बिलोंग कर रहे हैं। तो यह हो गया कि सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। मतलब ए में ए का एलिमेंट होगा, एक्स